ब्लैक होल्स कायनात में बहुत ही अजीब चीज़ हैं। इनकी मौजूदगी की कोई ख़ास सेंस बनती तो नहीं है। ये कहाँ से आते हैं और क्या होगा अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं? सारे हाइड्रोजन एटम्स की बहुत बड़ी कलेक्शंस होते हैं जो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करते हैं। इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन को हीलियम में क्रश करती है, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडिएशन की शक्ल में ग्रेविटी के खिलाफ पुश करती है, जिससे दो फोर्सेस के दरमियान बैलेंस कायम रहता है। जब तक कोर में फ्यूजन होती रहती है तो स्टार भी स्टेबल रहता है। हमारे सूरज से बड़े सितारों के कोर के अंदर आयरन बनने तक फ्यूजन का प्रोसेस होता रहता है। जब आयरन बनने का अमल मुकम्मल हो जाता है तो मज़ीद एनर्जी रिलीज नहीं होती। एक ख़ास अमाउंट होने तक आयरन बनता रहता है और फिर ग्रेविटी और रेडिएशन का बैलेंस अचानक ख़राब हो जाता है। इससे कोर कोलैप्स कर जाता है और कुछ सेकंड में ही सितारा इम्प्लोड कर जाता है। इम्प्लोड करते हुए सितारा बहुत ज़्यादा मास अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, फिर सुपरनोवा फटता है। इससे या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर अगर सितारा बहुत वजनी है तो ये इसका कोर ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाएगा। अगर आप ब्लैक होल को देखते हैं तो जो चीज़ आपको नज़र आती है वो है इवेंट होराइजन। अगर किसी चीज़ को भी इवेंट होराइजन से आगे निकलना है तो उसे रोशनी की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा, पर ऐसा करना फ़िलहाल नामुमकिन है। तो हमें सिर्फ एक ब्लैक स्फीयर नज़र आता है जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर इवेंट होराइजन काला हिस्सा है तो फिर ब्लैक होल में होल क्या चीज़ है? ये है सिंगुलैरिटी। हम खुद नहीं जानते कि ये असल में है क्या चीज़। सिंगुलैरिटी इनडेफिनेट डेंस भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि इसका तमाम मास एक सिंगल पॉइंट पर जमा हुआ है, जिसकी ना तो कोई सरफेस है और ना ही कोई वॉल्यूम, या फिर ये कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ हो सकती है। इस वक्त इसके बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करना। ब्लैक होल्स वैक्यूम क्लीनर की तरह चीज़ों को सख्त नहीं करते। अगर हम सूरज को इतने ही बड़े ब्लैक होल से रिप्लेस कर दें तो ज़मीन के लिए कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होगी, सिवाय इसके कि हम मर जाएंगे। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा? ब्लैक होल के इर्द गिर्द भी आपके लिए वक्त डिफरेंट तरीके से गुजरेगा। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के पास जाएंगे आपके लिए वक्त स्लो हो जाएगा। एक पॉइंट पर पहुंचकर आप वक्त में फ्रीज हो जाएंगे। उस वक्त आप बाकी यूनिवर्स को फास्ट फॉरवर्ड में देख सकेंगे। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप फ्यूचर देख रहे हैं। इस वक्त हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन हमारे ख्याल से दो काम हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप जल्द ही मर जाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल स्पेस को इतना ज़्यादा बेंड करता है कि अगर आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया तो आपके लिए एक ही डायरेक्शन बचेगी जो आपको सिर्फ अंदर की तरफ ही लेकर जाएगी। ये बिल्कुल एक तंग गार की तरह होगा जो आपके आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे से बंद होती जाएगी। ब्लैक होल का मास इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि आपके 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर भी ग्रेविटी बहुत मजबूती से इफेक्ट करेगी, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी सेल्स की लिमिट तक फट जाएगी और आप एक एटम के साइज तक कंप्रेस होकर इस प्लाज्मा का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा अजम्पशन ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मर जाएंगे। जैसे ही आप इवेंट होराइजन क्रॉस करेंगे तो आप एक फायर वॉल में हिट होंगे, जिससे फौरन ही डेथ हो जाएगी। इन दोनों तरीकों में से यकीनन कोई भी प्लेजेंट नहीं है। आप कितनी जल्दी मरेंगे ये ब्लैक होल के मास पर भी डिपेंड करता है। एक छोटा ब्लैक होल इवेंट होराइजन में पहुंचने से भी पहले ही आपको मार देगा, जबकि एक बड़े ब्लैक होल में आप कुछ देर के लिए जिंदा रह सकेंगे। रूल ऑफ थंब के मुताबिक जितना आप सिंगुलैरिटी से दूर होंगे उतनी देर ही आप जिंदा रह सकेंगे। ब्लैक होल्स मुख्तलिफ साइज के होते हैं। एक तो है स्टेलर मास ब्लैक होल, जिनका डायामीटर एस्ट्रॉयड जितना होता है। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और करोड़ों सालों से ये गैलेक्सी को खा रहे होते हैं। हमारे नॉलेज में इस वक्त का सबसे बड़ा ब्लैक होल सूरज से मास में 40 बिलियन टाइम्स बड़ा है और इसका डायामीटर 236 बिलियन किलोमीटर है। ये तकरीबन सूरज से प्लूटो तक के फासले से 47 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है।
जैसे जैसे ब्लैक होल ताकतवर होता है वैसे वैसे ये हॉकिंग रेडिएशन के प्रोसेस से इवेपोरेट भी करता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें खाली स्पेस को देखना होगा। खाली स्पेस दरअसल खाली नहीं है, बल्कि इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स बनते रहते हैं और एक दूसरे को ख़त्म करते रहते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस ब्लैक होल के एज पर होता है तो एक वर्चुअल पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाता है और एक रियल पार्टिकल बाहर आ जाता है। इस तरह से ब्लैक होल एनर्जी लूज करता है। शुरू में तो ये काम बहुत स्लो होता है, पर जैसे जैसे ब्लैक होल छोटा होता जाता है तो ये प्रोसेस भी तेज हो जाता है। जब ये एक एस्ट्रॉयड के साइज तक पहुंचता है तो ये रूम टेम्परेचर पर रेडिएट कर रहा होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स में ये बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी के साथ फट जाता है। लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत ही स्लो है कि किसी ब्लैक होल को फटने के लिए अरबों साल लग जाएं। जब तक आखिरी ब्लैक होल फटेगा तो इसे देखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले ही ये यूनिवर्स रहने के काबिल नहीं रहेगी। अभी ये हमारी स्टोरी का एंड नहीं है, अभी बहुत से और भी फैक्ट्स हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा ब्लैक होल का दूसरा पार्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।